हम लोग आएंगे, अर्थ का फॉर्मेशन की बात आएगी, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कब। तो टाइम तो आपने जान लिया। ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पहला क्वेश्चन तो ये तो बन गया ना, ये टाइम, यानी जो एक एस्टिमेटेड टाइम है कब बना, तो 4.6 बिलियन। बिफोर द प्रेजेंट टाइम, है ना, इतना वर्ष पहले बना। अगला क्वेश्चन है कि जब ये बना तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे बना वो। तो मैंने जो बताया कि जब कोई स्टार का फॉर्मेशन होता है या प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है, तो कहीं पहले कोई एलिमेंट एक साथ कंपाउंडिंग करते हैं, और जब कंपाउंडिंग किए तो उसके बाद से ग्रेविटी के बनते ही यहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो आसपास अवेलेबल होंगे वो इसके साथ क्लब्ड होने लगेंगे, कंस्टिट्यूट होने लगेंगे, साइज बढ़ने लगेगा, द्रव्यमान भी इसका बढ़ने लगेगा, और ग्रेविटी ही वो रीजन बनेगा, कारण बनेगा जो इसको, इसके साइज को बढ़ाती जाएगी। जितना इसमें मटेरियल क्लब्ड होता जाएगा, एसोसिएट होता जाएगा, उतना द्रव्यमान बढ़ेगा, और जितना द्रव्यमान बढ़ेगा यानी मास बढ़ेगा, उतनी ग्रेविटी बढ़ेगी, और जितनी ग्रेविटी बढ़ेगी उतना साइज फिर से ये बढ़ेगा, क्योंकि और एडिशनल मटेरियल को ये क्या कर लेगा, ये कैपेबल हो जाएगा उसको अपने ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। यही प्रोसेस होता है। अपने अर्थ के विषय में हमने उस दिन बात आपको बताया था कि अर्थ और ये पूरे सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स बने हैं, इनको मटेरियल, ये मटेरियल कहीं से पाए हैं। और पाए कहां से, तो यूनिवर्स में जो कोई एक सुपर मैसिव कोई स्टार सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ होगा, तो उससे जो मटेरियल हमारे यूनिवर्स को मिले वही सारे मटेरियल्स इन्होंने अपने अपने लिए रिसीव किया और उससे अपने अपने स्ट्रक्चर को बनाना शुरू किया। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जहां पर हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन कहां हो रहा है, तो हमने देखा कि अगर हम इसको सन मान लें तो सन से एक निश्चित दूरी पर यहां पर हमारी अर्थ की पोजीशन है, दूर है ये अर्थ, ओके। और जहां पर ये बनी है निश्चित रूप से इसके पास सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट ज्यादा मिले हैं इसको एलिमेंट के फॉर्म में। 31% इसका टोटल जो मटेरियल है उसका आयरन ही है इसके पास। और आयरन को आप जानते हैं कि आयरन एक हेवियर एलिमेंट है, भारी तत्व है। भारी इसलिए क्योंकि उसके पास प्रोटॉन भी 26 होते हैं और न्यूट्रॉन भी इतने होते हैं, तो ये भारी हो जाता है काफी। और हेवियर एलिमेंट जहां होता है तो वो हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम में यहीं पर वो सुपर मैसिव एक्सप्लोजन हुआ होगा, जिसके कारण इसको सबसे ज्यादा आयरन मिले। क्योंकि जितना इसको मिले हैं, ठीक इसके बगल का जो नेबर है, पड़ोसी शुक्र, उसको उतना नहीं मिला, और ठीक इसके दूसरे साइड में मार्स या मंगल है, उससे भी उतना नहीं मिला जितना इसको मिला है। तो ये तो तय हो गया कि यहां पर जो मैसिव मटेरियल्स इसको स्कैटर्ड फॉर्म में थे, वहां से इसने अपने सोर्स, मतलब इसको मटेरियल मिले। और इनको पूछा जाता है कि ये क्या कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी क्या है, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं। इनको बोला जाता है कॉस्मिक मटेरियल्स। क्या बोला जाएगा, कॉस्मिक मटेरियल्स। तो जो मटेरियल्स हुआ उसका नाम हो गया, मैटर्स का नाम क्या हो गया, कॉस्मिक मैटर्स या मटेरियल्स, है ना, ब्रह्मांडीय पदार्थ, ओके। और जब ये आपस में जुड़ के बनना शुरू हुए तो
साइज इनकी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ध्यान से समझिएगा। और जब साइज बढ़ने लगी, खूब इस टॉपिक को बारीकी से समझिएगा, जब इनकी साइज, क्योंकि हो सकता है कि इस आप में से कोई जब आगे चल के यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। और यदि वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा आपका ऑप्शनल, जो जनरली लोग रखते हैं ऑप्शनल, ज्योग्राफी रखा, तो आपको वहाँ ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर इस सिलेबस में सबसे पहले रखा गया है ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ करके। बात क्या समझनी है आपसे मैं पूछते जा रहा हूँ, आप बताते जाइएगा। अगर इसकी साइज बढ़ती जा रही है तो हमें जी का मान बताइएगा कि ये जी का मान स्टेबल रहेगा कि बढ़ेगा, है पक्का? नहीं, बढ़ेगा। फिर गलत बता रहे हैं आप। अच्छा, कितने लोग हाथ उठाइए, बढ़ेगा। आप लोग को डर तो नहीं लग रहा है मैं कह रहा हूं नहीं बढ़ेगा तो? अरे वाह, थैंक यू। बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो जी का मान मीन्स ग्रेविटी बढ़ेगी, क्योंकि मास से ग्रेविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में होती है। मास इंक्रीज तो ग्रेविटी इंक्रीज। अब आपको यह सोचना है कि ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, तो ग्रेविटी के बढ़ने का प्रभाव अर्थ के कई रूपों में पड़ेगा, लेकिन अर्थ के किस हिस्से में सबसे ज्यादा पड़ेगा? अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो पर्सनल ग्रेविटी बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रेविटी वो मशीन हो गया, वो एनर्जी हो गई जो किसी, जैसे ये फैन चलता है तो फैन को आप एक्सटर्नल कहीं से पावर देते हैं और तब फैन क्या करता है? रोटेट करता है। ओके, आपने क्या किया, फैन पे तीनों जो ब्लेड लगे हैं उस पे लोड बढ़ा दिया, एक्सटर्नल पावर से आने वाली एनर्जी अमाउंट सेम है, तो लोड अब बढ़ा दिया आपने, एनर्जी सेम है, एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो क्या होगा? स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां है कि एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, इंटरनल एनर्जी है प्लैनेट्स के पास, और वो इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में है? ग्रेविटी के फॉर्म में है। और ग्रेविटी के फॉर्म में है, इसका मतलब ये हुआ कि साइज बढ़ रही है। आपने बताया कि ग्रेविटी बढ़ रही है तो वो एनर्जी अमाउंट बढ़ रहा है, पावर उसका बढ़ रहा है। तो ये पावर किस रूप में आपको दिखता है? इस रूप में दिखता है, यानी इसका रोटेशन क्या होगा? रोटेशनल स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अब यहां पे क्वेश्चन, यहीं पर पहला क्वेश्चन आता है कि अर्थ का जब इवोल्यूशन हो रहा था, बन रही थी, तो बनने के साथ पृथ्वी की गति, ये वाली गति, रोटेशन जिसको बोलते हैं, है ना, ये बढ़ती जा रही थी। आपको केवल ये बताना है कि ये सही है कि गलत स्टेटमेंट है। सही है, पक्का ना? सही है। यानी पृथ्वी की साइज बढ़ती जा रही थी, द्रव्यमान बढ़ते जा रहा था, गुरुत्वाकर्षण बढ़ते जा रहा था, इसलिए पृथ्वी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। समझा ना बात को? और जब स्पीड बढ़ती जा रही थी तो ये बेसिक कैरेक्टर हो गया। अब ये किसी पर भी आप लागू कर सकते हैं। जुपिटर बहुत बड़ा बन गया तो जुपिटर के पास वो पावर रोटेशन वाली बहुत ज्यादा आ गई, तो हम लोग देख भी रहे हैं कि इतना जल्दी घूम जाता है कि पृथ्वी को तो उसमें 2.5 चक्कर लगाने, जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तब तक उसको 2.5 चक्कर पूरे हो जाते हैं, इतना जल्दी घूम लेता है, जबकि बहुत बड़ा है ना? कई बार मोटे मोटे लोग भी बहुत बढ़िया डांस करते हैं, बड़ा फास्ट डांस करते हैं। एक साउथ के हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, हैं ऐसे वो है, क्या मैं नाम भूल रहा हूं उनका, मतलब बहुत हेवी है, आप देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे डांस कर पाएगा। हाँ, यस यस यस, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें थे वो, उसी में थे वो। नहीं, प्रभुदेवा तो दुबले पतले हैं, प्रभुदेवा के साथी थे, यस यस, लेकिन बड़ा फास्ट डांस करते हैं वो। तो शरीर बहुत बड़ा होने से क्या उनके पास इतनी एनर्जी भी तो है। समझ रहे ना बात को? इसको दूसरे रूप में जब हम सोशल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, वो ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारे पास आबादी अगर बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़ी आबादी हो,
तो बहुत बड़ी आबादी क्या हो सकती है? अभी तक हमको ये पढ़ाया जाता था कि प्रॉब्लम है, समस्या है। अगर अप्रोच चेंज कर दें तो बहुत बड़ी आबादी का मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रेन, केवल ब्रेन को ट्रेंड कर दिया जाए, जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम के थ्रू करते हैं, तो बहुत बड़ी आबादी का मतलब बहुत बड़ा पावर भी तो हो गया, यानी आपके पास बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी तो हो गया। नहीं हो सकता क्या? तो इसको बस उसी तरह से समझिए कि बहुत बड़ा इसका जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ती जाएगी तो उसी में इसको क्या कहा जाता है? प्लेनेटरी एक्रीजन प्रोसेस, ग्रही अभिवृद्धि की प्रक्रिया। अब देखिए, आपको सिर्फ ये जानना है, यहां पीसीएस में क्या पूछेगा या आईएएस में क्या पूछेगा, कि पृथ्वी, या आपके मन में एक बात आती होगी कि एक दिन हमसे शायद किसी ने पूछा भी था आप में से, हमने जब बताया था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है ना, तो उसका रीजन अलग है, हालांकि उसमें भी एक ग्रेविटी का रोल है, लेकिन सूरज की भी भूमिका है, सन की भी उसमें भूमिका है, और सन की ग्रेविटी का रोल है। जब मैंने m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर किया था, याद आ रहा है ना? लेकिन यहां पर मूल प्रश्न है कि पृथ्वी ये जो घूमती है तो इसमें सन कुछ करेगा क्या? इसमें सन का कोई रोल नहीं है। ये घूमती है तो ये सन घुमाने वाला कारक नहीं है। इसमें पृथ्वी ये क्यों घूमती है? तो पृथ्वी इसीलिए घूमती है ड्यू टू द एक्रीजन प्रोसेस, ग्रही अभिवृद्धि की प्रक्रिया। यानी पृथ्वी जब बड़ी हो रही थी तो जैसे जैसे इसके पास एनर्जी आ रहा था, मटेरियल आ रहा था, तो एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी इसका इंक्रीज हो रहा था, पावर, वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। तो इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी का जब ये बन रहा था, साइज इसकी, जन्म इसका हो रहा था, तो जन्म के बाद जैसे जैसे इसका साइज बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे इसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ती जा रही थी। और जब पृथ्वी बन गई इस टाइम पे, तब इसकी रोटेशनल स्पीड जितनी थी, तो उस समय डे टाइम की मीन्स वन साइकिल, एक चक्र कितने समय में पूरा करती थी? आज एक साइकिल अपनी रोटेशनल साइकिल पूरी करती है सन के रेस्पेक्ट में, तो कितना समय लेती है? 24 घंटे। आज सन के रेस्पेक्ट में 24 घंटे। तो आप जरा बताइए कि उस समय जब इसका जन्म हुआ तो उस समय इसकी एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो जा रही थी? 18 घंटे। कितने में? 18 घंटे। आ गई बात समझ में? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, आज 24 घंटा है तो दिन रात कितने कितने घंटे का है? 12-12 घंटे का। और जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का जन्म हुआ था तो उस समय दिन रात की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, हाँ, मतलब आज से कम था या आज से? पीसीएस में पूछेगा तो 9-9 घंटे नहीं पूछेगा, आज से कम था या आज से ज्यादा था? आज से कम था। समझ में आ गया ना? कम था। अब जब और ज्यादा वो घुस के पूछेंगे तब घंटे पे आएंगे। तो आज 12 घंटे का था, उस दिन उस समय कितना था? 9 घंटे। इसी को दूसरे तरीके से पूछेंगे कि आज की तुलना में दिन छोटा था या बड़ा था? दिन छोटा था, रात भी छोटी थी। बात समझ में आ गई ना? ये चीजें, तो ये ओरिजिन के समय की एक बात है। अच्छा, अब अगली बात कि जब कुछ घूमता है, जैसे अभी यहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे, अगर हम धीरे धीरे इसको घुमाएं, पहले हम रोके हुए हैं, पहले आइए, इसको हमने घूमने नहीं दिया, रुका हुआ है या रुकी हुई है पृथ्वी, ओके? रुकी हुई है तो इसके पास कौन सा फोर्स लग रहा है अभी? इसका अपना ग्रेविटेशनल पुल पावर।
और ये ग्रेविटेशनल पुल पावर यहाँ के मटेरियल को भी अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा। यहाँ के सरफेस के किसी भी हिस्से के मटेरियल को कहाँ खींच रहा होगा, जहाँ इसका ज्योमेट्रिक ग्रेविटेशनल सेंटर होगा उधर की तरफ। और वो होता कहाँ है, अर्थ के ज्योमेट्रिक सेंटर के आसपास, ज्यामितीय केंद्र के आसपास खींच रही है ना। और जो खिंचाव हो रहा है तो उसी को आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, मतलब बल, गुरुत्वीय बल आप बोलेंगे। ओके, अभी रुकी हुई है तब, लेकिन अगर अर्थ ने घूमना शुरू कर दिया अब क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा और वो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट काम करने वाला होगा। और वो वहां, हाँ, अब वो होगा तो ये घूमने से उत्पन्न हो रहा है, जन्म ले रहा है। तो जितनी जहां स्पीड उतना उसका मैग्नीट्यूड हाई होगा, होगा ना। कहां इसकी स्पीड ज्यादा है, बीच वाले भाग में। कहां मिनिमम है, पोल पे। तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स अभी ड्यू टू रोटेशन क्रिएट हुआ है उसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे ना उसको। अब अभी केंद्रीय ना, क्यों, अब केंद्रीय क्या अभी केंद्रीय, अब केंद्रीय, अभी केंद्रीय, मतलब केंद्र से बाहर, मतलब ऐसे समझिए केंद्र से बाहर हुआ ना। ग्रेविटी क्या कर रही थी, अंदर खींच रही थी, और ये क्या कर रहा है, बाहर खींच रहा है। सबसे ज्यादा कहां ये बाहर वाला बल काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पोल पे कि इक्वेटर पे कि इस पोल पे, पक्का, यस, इक्वेटर पे होगा। इसका मतलब कि ग्रेविटी में सबसे ज्यादा डिडक्शन कहां किया इसने, पोल पे कि इक्वेटर पे कि इस पोल पे, इक्वेटर पे। यानी ग्रेविटी के प्रभाव को क्या कर दिया इसने, कम कर दिया, इक्वेटर पे कम कर दिया। और जब इक्वेटर पे कम कर दिया तो हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि जो ग्रेविटी होती है जब ये मास के साथ कनेक्ट होती है तो मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी इक्वल टू वेट होता है। इसका मतलब अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा है, ये तो आपने थ्योरी समझा इसका, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे पूछा है कि पृथ्वी के घूमने के कारण, आज भी तो घूम ही रही है ना, चीजें कहां की सबसे ज्यादा हल्की हो जाएंगी और कहां की चीजें भारी हो जाएंगी। क्योंकि वेट हल्का भारी होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता लेकिन वेट में चेंज होता है। तो वेट कहां की हल्की हो गई और कहां की भारी हो गई, इक्वेटर की हल्की हो गई। और पोल की जैसी थी वैसे ही रही, भारी हुई नहीं, जितनी थी उतनी ही रही, क्योंकि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 है, इस पोल पर भी और इस पोल पर भी। ओके, आई बात समझ में। तो ये चीजें यहां पर हो गई। अगर ये पढ़ लिए हैं या ये बातें समझ में आ गई तो अब बताइए, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब ओरिजिन हुई थी नई नई, और दिन 18 घंटे का ही दिन रात था, यानी आज से तेज घूम रही थी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा था। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था तो विषुवत रेखा के आसपास की जो चीजें थीं वो ज्यादा हल्की रही होंगी आज के कंपैरिजन में, कि भारी रही होंगी, हल्की रही होंगी। और हल्की रही होंगी, और पृथ्वी अगर बन रही थी तो इसका मतलब कि वो हल्के होने के कारण, अभी अभी ताजी ताजी पृथ्वी बन रही है, साइज उसका सब कुछ ऐसे हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, हल्का होगा तो दबाव ज्यादा होगा कि कम होगा, दबाव कम होगा। तो पृथ्वी के आकृति पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। क्या पड़ेगा कि इक्वेटर के पास उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उभरा हुआ, बल्गिंग हो जाएगा। बल्गिंग का मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ। और जब ये बाहर की तरफ निकलेगा तो मटेरियल, इसको जो पोल वाला है वो, ये क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा प्रेशर देगा। तो इक्वेटर बल्गिंग हो गया, पोल थोड़ा सा कोलैप्स हो गया, तो अब शेप क्या हो जाएगा, जियोड हो गया। इसका मतलब कि ये जो दोनों घटनाएं हैं इसने क्या किया, अर्थ को शेप देने का कार्य की, जो आज भी ये जियोड है। आगे ना बात समझ में, इतने। तो ये हम लोगों का इस पर जो क्वेश्चन होगा, यानी
अर्थ का जियोड शेप, है ना, बनाने में इसने काम किया। इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर? अब ये ओरिजिन के समय की स्थिति है। अब एक और बात बता दीजिए, फिर अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। हमने बात किया कि ये जो बना हुआ है इनके बीच का ये डिस्टेंस, हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि हमारे बगल में भी कुछ है, क्योंकि दो लोग हैं, अभी दो प्लैनेट्स हैं। अच्छा, फिर दो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, इसको भूलना नहीं है। एक कौन है यहाँ पे? मरकरी, बुध, और दूसरा शुक्र, वीनस। तो दोनों अभी है। हम कुछ देर के लिए, चूंकि अर्थ को उस दिन का क्या बनाया गया है, हीरो बनाया गया है या हीरोइन बनाया गया है, अर्थ को दूल्हा बनाया गया है बारात का, तो बाकी को इग्नोर करना है। कैमरा किधर रहेगा? हाँ, है ना, पूरी बारात में सबकी तरफ कैमरा नहीं जाएगा, वो भीड़ के रूप में दिखा दिया जाएगा, लेकिन मेन उस दिन फोकस दूल्हा दुल्हन पे होता है। तो आज के टॉपिक का दूल्हा मतलब या दुल्हन कौन है? अर्थ है। अब अर्थ है तो थोड़ा सा अब इस पर आपको गौर करना है। ये गौर करना है कि यदि ये जो हमारी अर्थ है, ये काम जो इस पर लगा हुआ है, होता है ना कि कोई प्रोजेक्ट मिलता है, बिल्डिंग बन रहा है, कुछ हो रहा है काम, तो इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और काम हो रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट, अच्छा ये पूरा नहीं आया, आजा, हाँ, ये जो काम हो रहा है तो ये काम यहां हो रहा होता तो बोलिए, भले बोलिए, ये साइज क्या होता? इतना ही बड़ा रहता, छोटा हो जाता। क्यों है? सन क्या करता? ऑक्सीजन को खींच लेता, हाइड्रोजन को खींच लेता, नाइट्रोजन को खींच लेता। और जब ऑक्सीजन और ये सब सारी चीजें खींच लेता तो पानी होता क्या? बहुत सारे मटेरियल्स तो जो बुध के साथ, मरकरी के साथ उसने किया, वही हमारे साथ करता। और हम लोग होते क्या? नहीं होते, क्योंकि इतना टेम्परेचर हो जाता कि हमारे पास तो अभी आइस भी है, वाटर भी है, वेपर भी है, और एक साइकिल चलता है तो सब सब टाइम टू टाइम हम लोग का सब कुछ मिलते जाता है, पानी भी मिल जाता है, आइस भी होता है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? बोलिए। यहां यहां साइज छोटी होती। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ की साइज यहां इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि पृथ्वी जहां बनी है वहीं बनी है। अगर पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती तो इसकी साइज, ऑप्शन उसमें रहता कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या बताएंगे? प्रभाव पड़ता। क्या प्रभाव पड़ता? छोटी। समझ रहा ना, ये यूपीएससी वाले क्वेश्चंस को बता रहे हैं आपसे, है ना। इसका मतलब कि पृथ्वी छोटी होती है। तो दूसरा एक और प्रभाव पड़ता कि जब यहां पर जल ही ना होता तो जीवन भी ना होता। तो यहां होने का मतलब जीवन है, और जीवन इसलिए है क्योंकि जल है। अच्छा, अगर ये पृथ्वी दूर होती तब क्या होता? जहां जुपिटर है, जहां वो शनि है, सटर्न, तब क्या होता? तो साइज थोड़ी सी बड़ी होती। लेकिन हमारे पास तब होता क्या? हाँ, जो गैसेस कुछ एटमॉस्फेयर में है वो भी कोलैप्स करके हमारे साथ होते तो साइज थोड़ी सी बड़ी भी होती, चलिए ठीक है। लेकिन पानी होता क्या? पानी क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता? हाँ, हाई होता ना। आज से हाई होता टेम्परेचर। क्या होता? टेम्परेचर आज की तुलना में, सूरज से जितना दूर जाएंगे, हीटर से हम जितना दूर जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो पानी क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा। और जब पानी फ्रीज हो जाएगा तो लाइफ क्या होगा? जीवन क्या होगा? नहीं होगा। तो हम क्या होते? मतलब हम कहने का मतलब लाइफ नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हम अगर बहुत दूर हो जाते तब वो खतरा था, बहुत नजदीक हो जाते
तब वो खतरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसा जोन होगा जहां से वो डेंजर लाइन इधर शुरू होती है और डेंजर लाइन इधर की तरफ शुरू होती है ना। तो आपसे ये पूछता है कि पृथ्वी है उस दोनों डेंजर लाइन के सेफ जोन में, और दूसरा पूछा जाता है कि उस सेफ जोन में और कौन है। बिल्कुल सही। और सेफ जोन का नाम क्या है? गोल्डी लॉक। क्या नाम है? गोल्डी लॉक। गोल्डी लॉक का मतलब ये हुआ कि इस गोल्डी लॉक में जो जो ग्रह आएंगे, तो हमारी पृथ्वी तो उसमें है, उस पर वो आइडियल एक क्षेत्र होगा, उस आइडियल क्षेत्र में जीवन की संभावना है, क्योंकि वो कंडीशन उसको मिल सकती है। और गोल्डी लॉक है तो इसमें पृथ्वी कहाँ है? गोल्डी लॉक। ये गोल्डी लॉक आप समझ गए ना? ये वो क्षेत्र है जहां पर जीवन है, मार्स भी है, मंगल भी है, उसी गोल्डी लॉक में। इसीलिए हम लोग अपने मिशन मार्स को भेजते हैं जानने के लिए कि भाई उसके साथ जो हुआ है हमारे साथ ऐसा कुछ न हो, तो देखें कि क्या क्या हुआ है, तभी तो बचा जाएगा। अब बात इतनी समझ में आ गई ना? ठीक है। अब आइए अगले वाले। पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, सब कुछ हो गया। अब देखा जाए कि जो ये बनाई है, भाई कुकर में क्या करते हैं आप, सब कुछ रेडी हो जाता है, बाद में कुकर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि देखें बना कैसे है। होता है कि नहीं कुछ थोड़ा सा, कि कुकर का ढक्कन खोला जाए, देखा जाए कि बना कैसे है और अच्छा बना है कि नहीं, उसकी खुशबू कैसी है। यही तो होता है ना। तो हम लोग थोड़ा सा अब अगले में चलें, और अगला है ओरिजिन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अच्छा, मुझे लग रहा है कि पहले हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से पहले एक और टॉपिक मिस हो रहा है, पहले उसको करके तब इस पे आते हैं, है ना। अभी हम लोग को अर्थ, सन, मून, इस पे क्वेश्चन, इनके रिलेशनशिप, तब वो टॉपिक समझ में आएगा। अब इनके विषय में एक एक करके पहले हम लोग डिस्कस कर लें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हो गया ना। आगे अब इसी को हम लोग थोड़ा सा समझ लें तो चीजें स्टार्ट करें। ओके, देखिए ये हम लोग को अर्थ सन मून, अभी हमने इसको मून को नहीं ड्रा किया है, मून को अभी करेंगे। पहले अर्थ और सन के बीच के इस पूरे फंक्शन को समझते हैं और उसके साथ के उनके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो पास्ट के जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जब समझ लेंगे तब रखेंगे कि आप इसके पास्ट के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो इसका मतलब आप कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले इनकी स्थिति को हम लोग समझते हैं। ये सन हो गया और ये अर्थ हो गई। ये आप यहां जो देख रहे हैं ये इनका ऑर्बिट हो गया है। ऑर्बिट मीन्स पृथ्वी की कक्षा हिंदी में बोलते हैं। ओके, जिस ऑर्बिट पे अर्थ, जिस कक्षा में पृथ्वी सन को ऑर्बिट करती है या घूमती है, तो इसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कक्षीय तल। ओके, अब जब कक्षीय तल हमने कहा तो यहां पर इस कक्षीय तल पे पृथ्वी ऑर्बिट करते समय जैसे यहां हमने बनाया है, ये तो आपके समझने के लिए हमने ऐसे बनाया, यहां पर ये अर्थ इंक्लाइंड पोजीशन में है। इंक्लाइंड मीन्स इसका जो एक्सिस है ये एक्सिस सीधा नहीं है, इस पर झुकी हुई है पृथ्वी। और इसका एक्सिस जहां से झुका है, तो अगर नहीं झुकी होती तो क्या होता? ये सीधे परपेंडिकुलर होता ना, ये अपने ऑर्बिट के साथ क्या बनता? ऐसे होता। लेकिन ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस यहां पर कितना इंक्लाइंड है, तो ये एंगल कहां से मेजर किया जाएगा? ये जो इसका वर्टिकल पोजीशन बनती है यहां से आप इसको मेजर करेंगे। ओके, और जब मेजर करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि 23.5 डिग्री यहां पर इंक्लाइंड की है। बिना इंक्लिनेशन की ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अगर इसमें से 23.5 डिग्री इंक्लाइंड हो गई तो जो शेष यहां एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 66.5 डिग्री का बन रहा है। तो आपके दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे इस सरफेस के साथ यानी ये जो ऑर्बिटल प्लेन सरफेस है, उस ऑर्बिटल प्लेन सरफेस के साथ अर्थ का एक्सिस कितना डिग्री का कोण बनाता है? नहीं, ऑर्बिटल प्लेन सरफेस के साथ ये एक्सिस इंक्लाइंड है ना, तो ये एंगल पूछा जाता है कि कितने का बनाएगा? 66.5 डिग्री का। दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछे हैं लोग पीवाईक्यू में, आप जब आएंगे ना, आप जब कर रहे होंगे तो आपको ये मिला होगा कि ये यहां से इसका जो एक्सिस है ये कितना डिग्री कोण बना के झुकी है? तो 23.5 डिग्री। तो ये यानी आपसे ये पूछा जा रहा है, क्योंकि इसको आप नहीं कह सकते कि झुकी हुई है। जब ये सीधा होता है 90 डिग्री पे होगा तो कोई झुकाव नहीं है, और जब ये ऐसे होगा इसका मतलब कि आप झुकाव को कहां से मेजर करते हैं? यहां से मेजर करते हैं। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। उसमें से एक की कितनी झुकी है और दूसरा झुकने के बाद इस सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाती है। तो एक में इसका जवाब क्या होगा? 23.5 डिग्री, और दूसरे में जवाब क्या हुआ? हाँ, क्लियर ना। तो ये इसकी राइट पोजीशन है। ओके, और दूसरा इसका कैरेक्टर है कि अभी आपने देखा भी कि ये तो रोटेट भी करती है, और रोटेट इसलिए करती है क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल जो पुल है, जो जब इसका ओरिजिन और इवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था, तो उसके कारण ये जितना मोशन इसने बना लिया, उसके बाद भी आज 24 घंटा हो गया 18 घंटे से इसका स्पीड कम होते होते, इसका मतलब इस पर ब्रेक लग रहा है, इसकी स्पीड धीमी हो रही है। ओके, अब एक बाद का वो सब्जेक्ट हो गया, मेंस के लिए हो गया। पहले हम लोग यहां कंसेप्ट को अपने क्लियर कर लें। अब ये पूरे झुके हुए और रोटेट करती हुई, ये दो कैरेक्टर तो इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड हो गए ना, और ऐसा करते हुए एक तीसरा फंक्शन कर रही है, सन के अराउंड जा रही है।
अभी मैंने आपको बताया कि इसके रोटेशन में सन का कोई रोल या दूसरे किसी के ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ये अपने एनर्जी से ये रोटेट कर रही है जो इसको इनिशियल फॉर्म में मिला था। लेकिन जब ये ऑर्बिट कर रही है तो एक अब ध्यान देने वाली बात हो गई कि एक फैक्टर अब इन्वॉल्व हो रहा है, और वो फैक्टर कौन सा हो गया, तो वो हो गया सन। और इस सन के पास हमारे अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ की जितनी ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी को अगर हम 1 माने, अर्थ के पास इतनी ग्रेविटी है कि ये किसी भी मटेरियल को ऊपर से नीचे की तरफ 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड का एक्सेलरेशन पैदा करती है। इतनी इसके पास ग्रेविटी है, यानी प्रति सेकंड उसकी गति 9.8 मीटर के हिसाब से बढ़ती जाती है। 1 मीटर से गिराएंगे तो 9 अगर हम 1 सेकंड में उसकी जो देखेंगे तो कितना दूरी तय करेगी, 9.8 मीटर। तो इस तरह से दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ के इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, तीसरे सेकंड में ट्रिपल हो जाएगी, यानी ये एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब कि लगातार उसकी गाड़ी जैसे एक्सेलरेट करते हैं हम लोग कि भागती जाती है तेजी के साथ, वैसे एक्सेलरेट करती है कोई पदार्थ नीचे की तरफ जब आता है तो। और किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं सन के साथ, ये तो अर्थ की ग्रेविटी की बात हो गई, जब हम सन की ग्रेविटी की बात करते हैं तो इससे ये 28 टाइम्स ज्यादा है। और इसका प्रभाव ही है कि ये बाकी की तरह हमारे अर्थ को भी क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में अर्थ अपने को बचाने के लिए क्या करने लगती है, उसका रेवोल्यूशन करने लगती है, चक्कर लगाने लगती है। ओके, कैसे ये उत्पन्न होता है, तो इस पर सबसे पहले किसने बताया, और क्या बताया, किसने बताया, न्यूटन ने बताया। इस पे कैसे एक्सप्लेन किया इसको, तो याद कीजिए, m1 इंटू m2, m1 मान लीजिए सन है, इंटू m2 कौन है, अर्थ है, और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इसका मतलब कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा तो इस पर इनके वेलोसिटी का, इनके गति का के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। और इसी सूत्र के अनुसार ये पृथ्वी इस पर इसका चक्कर लगाती है। लेकिन वो इक्वेशन बता रहा है कि चक्कर जब लगाएगी तो जब दूरी अधिकतम होगी, जैसे यहां पर अधिकतम दूरी हो गई, और जब दूरी न्यूनतम होगी, जैसे यहां पर न्यूनतम हो गई, तो इसकी गति पर भी प्रभाव पड़ेगा। कभी ज्यादा होगा गति और कभी कम होगा गति, और इस तरह से कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे करके ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट अपनी करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन पर भले ही सूर्य का प्रभाव नहीं था, लेकिन रिवोल्यूशन पे सूर्य का प्रभाव है। क्लियर। तो इस तरह से पृथ्वी परिक्रमा करती है। अब यहां पे हम देखें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हालांकि अब एनसीईआरटी जिस तरह से रिवाइज हो रही है, मैक्सिमम हो चुकी है, और जिसके कारण लोग धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं, है ना, तो वो यही बात मेन है कि ये चीजें जो अभी आपको हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसमें ये सब सारी बातें बताई जा रही हैं कि ये सब पश्चिम वाले लोगों ने हम लोगों को नहीं बताया। न्यूटन से पहले भी किसी ने बताया, और हम लोग उनकी उपेक्षा करके, उनको इग्नोर करके, और तब न्यूटन को हम लोग मान के, और वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तो पूरा जन्म ही, पूरा जो पीरियड ही आता है, वो कब पीरियड आता है, क्योंकि न्यूटन ने जो दिया है वो 1580 में प्रिंसिपिया में सबसे पहले अपने वो आर्टिकल को दिया जिसमें ग्रेविटी का, वो एप्पल का, सेब का गिरने वाला था, है ना। तो इस तरह से जितने हम लोग सब सारी चीजें पढ़ते हैं, वो सब सारी चीजें कहाँ आती हैं, मात्र 100, 150, 200 सालों में आती है। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ इससे पहले ही, और सारे एविडेंसेस हैं, सारे सबूत भी हमारे पास हैं, जो अवेलेबल हमारे पास एविडेंसेस हैं, रिटेन एविडेंसेस हैं।
वो सारे उनके लिखे हुए सब चीज़ें हैं, और उसी को बेस बना के अब जो सिलेबस मॉडिफाई किया गया है उसमें ये बनाया गया है कि हम पहले अपने आप को तो जाने, है ना। और हम ऐसे नहीं थे, हमारा पूरा एक नॉलेज का एक बहुत बड़ा एक बैकअप है और सोर्स था, और उसी में ये बताया गया। जैसे बहुत सारे लोगों के नाम आप इस क्रम में आप अब जो सिलेबस आ रहा है, वो जो बुक्स आ रही है, तो उसमें है भी, आर्यभट्ट का नाम है, भास्कर का नाम है, बारह मिहिर का नाम है, ब्रह्मगुप्त का नाम है, लीलावती का नाम है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने काम किया था, और उन्हीं के काम के सहारे ये लोग पश्चिम वाले आगे बढ़े। अब हमें जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो पश्चिम का वेट ऐसे भी कम हो जाएगा, इसीलिए पश्चिम बहुत ज़्यादा प्रभावित है, परेशान है कि भाई ऐसे तो ये अपने को जानने लगेंगे, और इतना ये कई 100 वर्षों का ये जो पूरा का पूरा हमने एक माइंड सेट एक सेट करा रखा है, ये तो बदल जाएगा फिर। और जब बदल जाएगा तब इनके पास तो सारी चीज़ें हैं, उसके अनुसार तो एक सब बहुत गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि तब फिर हम कैसे महान रहेंगे, हम कैसे बड़े रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो एक्चुअल में ये पूरी वैचारिक लड़ाई इसी के कारण हो रहा है, और इसीलिए वो किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि वो वही कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। नहीं तो हो गया भाई, नीट का एग्जाम है, गलत हुआ, उसके लिए एग्जाम की वो कानून लाने की बात हो गई, सारी चीज़ हो गई। होता है ना कि जो हमने मांगा सब कुछ मांग लिया, तो अब कोई वो नहीं रहा। तो वो सब यही बातें थी, यही बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ जब हम आते हैं, आइए अब इस पर आए हम लोग, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट कैसा है, बिल्कुल सर्किल नहीं है, वो कैसा है, ऑर्बिटल पाथ एलिप्टिकल है। इसका मतलब ये हुआ जैसे अंडा होता है ना, वो सर्किल तो होता नहीं है। मीन्स अगर सन को हम देखेंगे तो सन इसके किसी एक साइड में है, और एक साइड में होने का मतलब कि जब इस पे अर्थ ऑर्बिट करेगी तो पृथ्वी कभी नजदीक हो जाएगी और कभी दूर हो जाएगी। तो ये ऑर्बिटल पाथ इसका हो गया। अब इसमें दूसरी बात हमें जाननी है कि जब ये मूव करती है, जिसमें इसकी स्पीड बदलती जाएगी, तो जब इस पर मूव करती है तो उसकी स्पीड एवरेज कितनी होती है, एवरेज होती है इसकी 29.27 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी बहुत तेज चलती है। इतने में जितने में हम बोले तब तक हम लोग मतलब ऐसे पृथ्वी पर सवार हैं, ऐसे इंजन पे गाड़ी पे सवार हैं जिसके स्पीड बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड हुई है। इसका मतलब ये जो स्पीड है, इस स्पीड से अगर पृथ्वी घूमती है तो एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको समय कितना लगा, 365 दिन लगा। इतनी हाई स्पीड है तब। और इस हाई स्पीड में एक बार इसकी पोजीशन आती है, इसके इस झुकाव के कारण, ये वाला एक बार इसकी पोजीशन आई, देखिए यहां पे आप देख रहे हैं ना, ये कि इसका जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल किधर की तरफ हो गया, सन फेसिंग हो गया, आया कि नहीं। और ये 21 जून को हो गया, यानी 21 जून को इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों सन के इक्वल डिस्टेंस पे है क्या, बोलिए, नहीं ना। नजदीक कौन है सन से, नॉर्थ पोल, साउथ पोल दूर है। और नॉर्थ पोल का जो एंगल, जो सन की लाइट आएगी वो नॉर्थ पोल पे साउथ के कंपैरिजन में हाँ ज्यादा आएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ जाएगा, आपतन कोण भी बढ़ जाएगा। और यही वो दिन है जहां पर नॉर्थ में जिस लैटिट्यूड्स द्वारा रिसीव किया जाता है 90 डिग्री का, तो वही बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके। और इस तरह से जब ये मूवमेंट होगा तो ये मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो फिर हमने देखा कि एक स्थिति ये आई 3 जनवरी को। अब कौन नजदीक हो गया, साउथ पोल, और साउथ पोल को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन एक बात यहां नोटिस करिए कि साउथ पोल को ज्यादा एनर्जी मिल रही है, लेकिन नॉर्थ पोल को जब मिल रही थी, ज्यादा एनर्जी मिल रही थी, तो नॉर्थ पोल जितना दूर था, क्या साउथ पोल भी उतना ही दूर है क्या 3 जनवरी को, नहीं, ज्यादा नजदीक है। तो अब 2 रीजन हो गया, एक तो साउथ पोल रिसीव करेगा ज्यादा एनर्जी, करेगा ना समझ में आई बात।
और दूसरा दूसरा ज्यादा एनर्जी रिसीव किया ये इंक्लिनेशन के कारण, और दूसरा नजदीक होने के कारण। आप हीटर के करीब जितना जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी ना। तो साउथ पोल को नॉर्थ पोल में जितना रिसीव किया था, साउथ पोल को उतना ही रिसीव एनर्जी मिलेगी क्या? ज्यादा मिलेगी। अब ज्यादा मिलेगी तो यहीं पर ही क्वेश्चन पूछेगा कि कितना ज्यादा मिलेगा। 7% ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा ज्यादा? 7% ज्यादा मिलेगा। कब ज्यादा 7% मिलेगा? जब जनवरी का महीना होगा। आपके मन में आएगा कि सर उस समय तो हम लोग जैकेट स्वेटर में होते हैं, हम होते हैं ना, तो हम तो रिसीव नहीं कर रहे हैं ना उस दिन। रिसीव कौन सा हिस्सा कर रहा है? देखिए साउथ वाला कर रहा है ना, और साउथ वाला कर रहा है तो आपके साउथ वाले में कौन कौन लोग हैं इस रीजन में, जो होंगे उनको मिलेगा ज्यादा। तो आप कॉन्टिनेंट में देखिए तो ये अमेरिका वाला हिस्सा है, साउथ अमेरिका। अफ्रीका का कुछ हिस्सा है इधर की तरफ, और एक पूरा कॉन्टिनेंट ही साउथ में है लगभग। वो कौन है? हम तो नॉर्थ में हैं, तो हमारे भी यहां विंटर होगा, लेकिन इनके यहां क्या होगा? समर होगा ना। तो हमें अपने समर में जितना मिलता है उससे इनको अपने समर में, क्योंकि इनका ये जो 3 जनवरी जब ज्यादा एनर्जी रिसीव करेंगे तो ये अपने आप को क्या बोलेंगे कि विंटर कहेंगे कि समर कहेंगे। तो हमारा जनवरी विंटर है तो उनका जनवरी उनके लिए समर होगा, यानी ग्रीष्मकाल हुआ। उस समय उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिली। आई बात समझ में? है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि जितनी एनर्जी हमें मिलती है उतनी ही एनर्जी उनको मिलती है क्या? उनको एनर्जी ज्यादा मिली। आप दोनों बहनें हैं। अरे ये तो खट से हिला दी नहीं। अरे बहन दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है ना। आपको 500 रुपया दिया गया और इनको 400 रुपया दिया गया, तो पैसा किसको ज्यादा मिला? व्हाइट वाले को। कम पैसा किसको मिला? चूंकि आप लोग नहीं जानेंगे ना, तो इसलिए आप ब्लैक एंड व्हाइट में बता रहा हूं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ही लोग हैं। तो तो व्हाइट वाले को कितना मिला? 500। 500। अच्छा ये कह रहे हैं नहीं 400 नहीं मिला था, 500। और इनको कितना मिला? 400 मिला। पता चला कि इन्होंने 500 पाया, ज्यादा पाया, और उनको 400 मिला। लेकिन जब यानी साउथ को ज्यादा एनर्जी मिली, नॉर्थ को कम एनर्जी मिली। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर ज्यादा गर्म है कि साउथ हेमिस्फीयर ज्यादा गर्म है, तो पता चला कि नहीं, 400 वाला ज्यादा गर्म है, 500 वाला नहीं। क्योंकि 500 एनर्जी जब इनको दिया गया था तो ये सारा अपने बैंक में डाल दिया, पड़ोसी को पता ही नहीं चला। अच्छा 500 में तो कुछ मिलेगा नहीं, वो मान लीजिए $500 में कुछ ऐसा करिए, मतलब कि ज्यादा, उसको लाख बना दीजिए, क्यों? अच्छा हाँ हाँ, कुछ मिलियन विलियन में कुछ ऐसा करिए, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा है 500-500 रुपया। तो इनको इतना दिया गया, इन्होंने क्या कर दिया सारा अकाउंट में। अब पड़ोसी को कुछ मालूम है नहीं कि इनके पास कितना पैसा है, लेकिन इनके पास $400 मिला, मतलब मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर जो हुआ इनको मिला, इनको कम मिला। लेकिन इन्होंने तुरंत फ्लैट खरीदा, बाइक खरीदा, बढ़िया वाला बाइक है ना जो आजकल आ रहा है सब, तुरंत बैठे और ऐसे। अब पड़ोसी को क्या पता चलेगा? इनका पैसा पता चलेगा कि इनका पता चलेगा? 400 वाले का पता चल रहा है। ये कहेंगे वाह पैसे की गर्मी हो गई है ज्यादा। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने एनर्जी को क्या किया? यूटिलाइज किया, तो इनका प्रभाव दिखने लगा। और इन्होंने जैसे हीट लिया था, हीट एनर्जी लिया था, उस हीट एनर्जी को एज इट इज रहने दिया। इसका मतलब कि जब हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो हमें टेम्परेचर मिलता है, ओके। और हीट एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में रहने दिए तो टेम्परेचर बनेगा ही नहीं। तो आपसे पूछेगा कि साउथ को तो ज्यादा एनर्जी मिली थी, नॉर्थ को तो कम एनर्जी मिली थी, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर नॉर्थ में ज्यादा होगा कि साउथ में ज्यादा होगा? ये डिपेंड करेगा कि किसने उस एनर्जी को यूटिलाइज किया, यानी टेम्परेचर में कन्वर्ट किया।
तो नॉर्थ वाले हिस्से में टेम्परेचर ज्यादा होता है जबकि एनर्जी कम मिला। और टेम्परेचर इसलिए ज्यादा मिला क्योंकि इन्होंने हीट से क्या किया, टेम्परेचर बना लिया ज्यादा। ओके, बात समझ में आ रही है ना। तो अब बना कैसे लिया, तो ये डिपेंड करता है कि जो बनाने की कैपेसिटी है ये इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्मा सामर्थ्य। समझ रहे हैं ना। तो जिसके पास, जैसे 4 लोगों को डांटा गया, इन दोनों लोगों को डांटा गया। अब डांटा गया तो ये 400 वाली थी और वो 500 वाली थी और ये 400 वाली थी। तो जिसकी कैपेसिटी यानी बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा हुई, डांटा गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। यानी हीट मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जिसको कम मिला वो तुरंत, चलिए देखते हैं, बाहर प्रतीक्षा कर रही हैं कि डांट कैसे दिए आपको, आइए देखते हैं। नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया, पेशेंस उसके पास क्या है, कम है। तो पेशेंस जैसे आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि जिसके पास धैर्य ज्यादा हुआ, उसी तरह से समझिए कि जिसने हीट को हीट के फॉर्म में रखा और जिसके पास पेशेंस कम हुआ यानी हीट को कुछ दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वही तो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो जिसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा वो ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करेगा और जिसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हुआ वो कम टेम्परेचर क्रिएट करेगा। तो अब इन्हीं सारे फिजिक्स के सूत्रों को जब यहां ले आएंगे तो पता चलेगा कि आपको यहां पर जो था, जो रीजन रिसीव कर रहा था, साउथ का सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव कर रहा था, तो उसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा थी तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं बनने दिया, जबकि एनर्जी ज्यादा उसको मिल रही थी। आई बात समझ में। और यहां पे कम एनर्जी मिल रही थी लेकिन उसने ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट किया, और वो होता है एक ओशन और एक कंटिनेंट। कंटिनेंट को गुस्सा जल्दी आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, एनर्जी पाया, बाइक साइक खरीदना शुरू कर दिया, पड़ोसी को मालूम हो गया इस पास बहुत ज्यादा पैसा है, और ओशन के पास मिला, रख लिया उसने। तो यही रीजन यहां पर बना। साउथ को यहां पर सब जितने हैं सबसे ज्यादा ओशियानिक पोर्शन किधर है, साउथ में ना। तो जो रिसिपिएंट है वो कौन है, सबसे ज्यादा ओशियानिक पोर्शन है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और ये बड़े होशियार होते हैं, मतलब इनको एनर्जी को एनर्जी के फॉर्म में ही इन्होंने रहने दिया, तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं क्रिएट किया। और यहां पे क्या हुआ था, नॉर्थ को ज्यादा मिला, कंटिनेंट ज्यादा है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, खूब टेम्परेचर बढ़ गया। अब ये मेंस का भी क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, आईएएस का एलाइड का भी क्वेश्चन है। अब आप क्लियर हो गया ना। यानी इस पूरे रेवोल्यूशन में जब भी यहां पर सन आएगा उसका सदर्न पोर्शन ज्यादा एनर्जी रिसीव करेगा, जब यहां आएगा इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा एनर्जी रिसीव करेगा, लेकिन टेम्परेचर साउथ का नहीं बढ़ेगा, यहां का बढ़ेगा। और एनर्जी यहां ज्यादा मिलेगी, तो कितना परसेंट ज्यादा एनर्जी मिली थी, 7%। तो यहां 7% ज्यादा मिली थी, तो यहां कितना कम मिला था, 7%। आ गई बात समझ में। अब ब्रेक एक ले लिया जाए, हम देख रहे हैं कि कई लोग हैं, क्यों एक ब्रेक लिया जाए फिर आगे कंटिन्यू करें। आ रही है बात समझ में। हम क्वेश्चन पीवाईक्यू भी कराते जा रहे हैं, यूपीएससी का ज्यादा रख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यूपीएससी वाला कर ले जाएंगे तो पीसीएस वाला तो कर ही ले जाएंगे। आ रहा है ना सब समझ में, कोई डाउट, क्लियर। आज ज्यादा दिमाग थक रहा है? आ रही है समझ में ना। क्वेश्चन तो आप लोग आज भी कर रहे हैं ना खूब अच्छी तरह से। ओके, कोई क्वेश्चन, ठीक। तो एक ब्रेक ले लीजिए और तुरंत ब्रेक के बाद तत्काल से फिर शुरू किया जाए नेक्स्ट चैप्टर, अभी इसमें कंप्लीट करके और